तो आज हम बात करेंगे लवण, क्षारक और किसके बारे में, अम्ल, लवण और क्षारक के बारे में। इन इंग्लिश से क्या कहा जाएगा, इंग्लिश के अंदर हम इसे कहेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है। यहीं से ही हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप में से जितने भी दोस्त आ चुके हैं, आने वाले हैं, फटाफट से बुला लाइए और इसी के साथ ही लेट्स स्टार्ट, है ना। देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। आप लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण देखी होगी, वो देखी होगी कि आप मुझे एक बात बताओ, आपने दूध पिया होगा, अच्छा चलो नींबू आपने टेस्ट किया होगा, कैसा आप लोगों को दिखता है, खट्टा, ठीक है भाई। सिरका यानी कि सिरका जिसे हम लोग विनेगर कहते हैं, वो भी कैसा होता है भाई, खट्टा। बेकिंग सोडा आप लोगों ने देखा है, बेकिंग सोडे का टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता है ना। अच्छा साबुन का कभी टेस्ट किया है, साबुन को अगर साबुन टेस्ट किया होगा तो साबुन का टेस्ट ना कड़वा सा लगता है, इसे वैसे तो हम कसेला सा बोलते हैं, बीटर, है ना, टेस्ट का ये लगता है। तो जनरली आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड जो होते हैं वो बेसिकली किस टेस्ट के होते हैं, तो आपको पता है कि भाई खट्टे होते हैं, और बीटर इस टेस्ट के जो है वो आप लोगों के क्या होते हैं, क्षार यानी कि बेस आप लोगों के होते हैं, है ना। यहीं पर ही देखो, इसी से ही काफी सारे कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, पहले तो ये बताओ कि दीदी कॉपी पेन लेके बैठे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एसिड, अभी इंग्लिश भी दिखा दूंगी कि एसिड जो है उसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है, तो आपको पता है भाई खट्टा होता है। दूसरी चीज पूछी जाती है कि जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, तो हमें पता लगा भाई कड़वा होता है, ठीक है। तीसरी चीज आप लोगों से पूछी जाती है कि भाई कौन किसको, तो आपको पता है कि एसिड जो है वो नीले लिटमस को, है ना, एसिड किसको, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर मैं एसिड की बात करती हूँ तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें आज हम एसिड, कॉपी पेन लेके बैठो और जिस पे अंडरलाइन कर रही हूँ छापते चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आपसे क्षार के बारे में पूछा जाता है कि क्षार जो है वो बेसिकली किसको किस में कन्वर्ट करता है। देखो मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोगों की एनसीईआरटी में पहले ही सेकंड चैप्टर के अंदर ही ऐसे इसी पैराग्राफ में देखना कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको जो तुम्हारे एग्जाम के ओरिएंटेड अच्छे हैं, है ना। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोई बात नहीं सूरज जी, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि दिमाग में तुम्हारे शायद कुछ गड़बड़ है, आलोक जी इसे सही करा लीजिए, है ना। क्या पता कुछ ना कोई तो तंत्र मंत्र इधर उधर से न्यूरॉन, और या तो कोई तो इधर उधर से जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रखा है दिमाग में, इसलिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सही नहीं समझ पा रहे। अच्छा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, उसका भी मैं अभी आप लोगों को एक जो है वो दे दूंगी, स्कैनर दे दूंगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वो भी बता दूंगी कहाँ पर। आज से पीडीएफ का काम हो चुका है, जिस पीडीएफ के बारे में बात कर रही थी कि हम पीडीएफ को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो टेलीग्राम पर नीरज मैम साइंस के टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उसको पता है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि भाई लिटमस क्या है, या फिर लिटमस जो पेपर होता है वो कैसा जो है वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब जो इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है भैया ना, या फिर इंडिकेट बता रहा है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर, है ना। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचकांक होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बोलो पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, तो लिख लीजिएगा कि लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर जो है वो कैसे है ना, लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर कैसे है। तो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर ऐसे है क्योंकि आप सभी को पता है कि लिटमस जो होता है ना वो आप लोगों का किससे मिलता है, तो लिटमस आप लोगों को ध्यान रखना है लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलकर बना हुआ है, लाइकेन से मिलकर बना हुआ है। और लाइकेन क्या होता है, आपको पता है कि एल्गी और फंगाई का जो सिम्बायोसिस होता है उससे हमें जो प्राप्त हो रहा है वही तो लाइकेन है। तो आप बेसिकली इस तरह से भी चीजें जो को ध्यान रख सकते हैं। वैष्णोई जी क्या बात हो गई, मुझे ऐसे ही बता दो आप लोग। 10 मिनट शो होगा, बिल्कुल आज से शुरू है द 10 मिनट शो, जिसका नाम बस बदल दिया गया है और वो है आपका द कैप्सूल शो के नाम से, और हर दिन होगा 3:50 पे होगा। कैसे क्या वो क्लास के लास्ट में बता दूंगी, है ना। तो हमें ये पता लगा कि लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। दूसरी बात करते हैं हल्दी। हल्दी के बारे में पूछा जाता है कि हल्दी जो है वो कैसा इंडिकेटर होता है, तो हल्दी भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हल्दी भी आपके एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस कॉज करती है। कैसे करोगे ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। दीदी मेरी मम्मी बोल रही हैं आप बहुत अच्छी हैं और आप भी साइंस क्लास लेने, अरे वाह, मम्मी जी को कैसे पता है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। चलिए
अभी सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, हल्दी की बात करते हैं। सब्जी आपके घर में रखी होगी, किसी सफ़ेद टी शर्ट या शर्ट को ले आइए, उसके ऊपर वो सब्जी डाल दीजिए, है ना। आप जब सब्जी को हटाओगे देखोगे अरे उसमें तो दाग बन गया सब्जी का दाग बन गया, मतलब सब्जी में तो हल्दी है ही ना, ठीक है। अब आप उस पर ना साबुन लगाइए, साबुन जैसे ही लगाओगे वो जो येलो कलर का सब्जी का दाग जो बना था वो रेड कलर का हो जाएगा। तो साबुन की हल्दी के साथ अभिक्रिया करने पर आपका जो दाग है वो रेड, येलो से रेड कलर का हो गया। अब साबुन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, क्षार का। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि टर्मरिक की जब रिएक्शन करवाई जाएगी बेस के साथ में या क्षार के साथ में तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरीके से वो इंडिकेशन देता है कि भैया मैं भी एक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो यहीं से ही पूछे जाते हैं। ये बताया ना कि साबुन से रगड़ने पर जो है वो कैसी हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है, तो यही तो बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, इसके अलावा और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिंथेटिक जो है वो इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग जितेंद्र जी, गुड इवनिंग। अब हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो जिनका नेचर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे बताओ, आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा है मैथिल ऑरेंज का, यस या नो बोलो। आपने मैथिल ऑरेंज लिख लो सब लोग की मैथिल ऑरेंज, यहाँ पर दिख रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों को। मिथाइल ऑरेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना, जो कि एसिड और बेस को जो है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। मैथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का कंपाउंड होता है, तो वो बेसिकली जो है वो कैसा है, वो नेचुरल तो है नहीं। तो लिखो पहले यहाँ पर सब लोग मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक जो है वो इंडिकेटर। मैथिल ऑरेंज के अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं फिनोफ्थलीन। देखो एक ही पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, है ना। एक इतने से पैराग्राफ से 9 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में एसिड बेस के बिहाफ पर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंथेटिक इंडिकेटर में आएगा और मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन एंड जोग अपार्ट गाइस। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर हर बच्चा इस एनसीईआरटी के सेशंस के खुद से नोट्स बना रहा है ना, वो बच्चा एग्जाम टाइम में ना उस बच्चे से इतना कंपटीशन क्रिएट कर दोगे ना तुम लोग मार्केट में, अगर तुम रेगुलर इनके सेशंस बना रहे हो तो। समझ आया कि नहीं आया, ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 9 क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। तो यहाँ से तो 9 क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो एसिड और बेस के जो है वो बन गए हैं। अगली बात करते हैं लिटमस। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस का जो है वो ओरिजिनल कलर क्या होता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है। तो ये लो, लिटमस का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, कैसा होता है, लिटमस का ओरिजिनल कलर जो है वो बैंगनी रंग का होता है। जो बच्चा मुझसे डेली रेगुलर क्लास पढ़ता है उसको पता है, मैंने अपने क्वेश्चन वाले सेशंस में भी बहुत बार इस बारे में जिक्र किया है कि लिटमस का एक्चुअल और ओरिजिनल कलर क्या है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि जो लिटमस होता है वो किस पौधे से संबंधित करके रखा गया है या किस वर्ग से संबंधित करके रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिटमस जो है वो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित करके रखा गया है। लिटमस किससे किया गया है, थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित करके रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लिटमस जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिटमस जो है वो लाइकेन से मिलकर बना हुआ है। लिटमस किससे मिलकर बना है, लाइकेन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लाइकेन नहीं बताता है, लाइकेन जो है वो कभी भी नहीं बता रहा था कि भैया वो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस। लाइकेन भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, बोलो हाँ कि ना। लाइकेन भी जो है वो कैसा इंडिकेटर है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। लाइकेन भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। अगर आपकी हवा के अंदर सल्फर की इम्प्योरिटी है तो उस जगह पर लाइकेन पाया ही नहीं जाएगा। जहां पर लाइकेन नहीं होता, जहां पर प्रदूषण नहीं होता, लाइकेन वही मिलते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर। बोलो देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है ना। ये वाली चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सुनो, आपसे पूछा जाएगा कि क्या और भी कोई नेचुरल इंडिकेटर हैं जो कि आप लोगों के एसिड और बेस में डिफरेंस कॉज करते हैं, एसिड बेस के बारे में बताते हैं। देखो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस वक्त इस एग्जाम के क्रिटिकल टाइम पे भी अगर तुम्हें ना लिटरली इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रही है ना बेटा, तो तुम पढ़ना छोड़ दो। मैं सच बता रही हूँ, तुम पढ़ना छोड़ दो। हर एक लाइन क्वेश्चन दे रही है तुम्हें, हर एक लाइन क्वेश्चन दे रही है। आपसे पूछा जाएगा लाल पत्ता गोभी, है ना, लाल पत्ता गोभी को हम लोग जो है वो किससे इंडिकेट करते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाल पत्ता गोभी की। तो लाल पत्ता गोभी जो हो गई वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा पिटोनिया भी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करती है ना। हाइड्रेजिया भी जो है वो नेचुरल, ये सारे जो है वो क्या है, ये कृत्रिम फूल या फिर वनस्पति हैं जो कि इंडिकेट करती हैं, ठीक है।
समझ आया कि नहीं आया? ओके। जैसे बोल देते हैं हम टेलीग्राम लिंक के, अरे बाबा टेलीग्राम लिंक, मैं तो दुखी हो गई हूँ तुम लोगों से। यहाँ पर आप लोगों को पहले सब कुछ छोड़ के पहले मैं तुम्हें ना यही बता देती हूँ, है ना, टेलीग्राम लिंक के बारे में ही बता देती हूँ। हद ही करते हो यार तुम लोग, कभी तो मतलब हद ही कर देते हो। ये रहा तुम्हारा टेलीग्राम का स्कैनर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्कैन कर लेना। इस जगह पर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, साइंस एसएससी अड्डा 24/7 दिख रही है तुमको, साइंस एसएससी अड्डा 24/7, इसमें मेरी फोटो लगी हुई है, इसको तुम स्कैन कर लेना। स्कैन करने से तुम्हें यहाँ पर जो है वो क्या मिल जाएगी, तुम्हें इस पर पीडीएफ मिल जाएगी, साइंस एसएससी अड्डा 24/7। क्लियर? ठीक है, झूठ वूट वाला कुछ सौदा नहीं है। ठीक है, तो जो पीडीएफ कर रहे हो पहले ये कर लो। ठीक है, पहले तुम यही देख लो। देख लिया तुमने, स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं हट गई हूँ सामने से, मेरी ये वाली फोटो लगी हुई है। ठीक है, क्लियर? अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक, अब मत परेशान करना। रेलवे वाले भी इसी को ही करेंगे, एसएससी वाले भी इसी को ही करेंगे। क्लियर हो गया? पीछे ही बढ़ जाते हो यार तुम, मतलब समझते ही नहीं हो किसी इंसान की बात कोई। सगी मैं समझूं, मैं सुनूं, मैं कुछ करूं ना, सुनना ही नहीं है तुमने किसी बात को। चलिए, यहाँ पर ही हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की थी, है ना, जिसके बारे में हम देख रहे थे। हमने यहाँ पर देखा कि लिटमस जो होता है सॉल्यूशन जो है, इसका कलर क्या है। लिटमस के सॉल्यूशन का जो है वो बेसिकली कलर यहाँ पर क्या है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भैया लिटमस सॉल्यूशन इज अ रेड पर्पल डाई, है ना। पहली चीज़ तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ से प्राप्त हो रही है? लाइकेन से प्राप्त हो रही है, ये हमको ध्यान रखना है। प्लांट बिलोंगिंग, है ना, द थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा से ये प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। यह जो है वो इंडिकेटर की तरह काम करता है, ये भी आप लोगों को पूछा जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को रेड कैबेज लीव की बात कर ले, टर्मरिक की बात कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो पेटल्स हैं उसके अंदर, जैसे कि मैंने बात किया, जनरीनियम हो जाएगा, पिटूनिया हो जाएगा, या फिर हाइड्रारेंजिया। तो ये सारे के सारे आपके जो है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। इन तीनों के नाम दे के पूछ लेंगे आप लोगों से कि बताओ ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यह नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। इतनी बात समझ आ गई तो थम्स अप करो। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी लगवा दूंगी, है ना। और इसके अलावा तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर सब मिल जाएगा। अभी तो मैंने स्कैनर दिखाई दिया ना, और भी बता दूंगी। अब तुम पढ़ाई करो पहले, पंचायतियां करने के अलावा, है ना। आधे लोगों की तो पंचायतियां ही नहीं खत्म होती। अब आ रहा है थोड़ा टिपिकल चीज कि और क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, केमिस्ट्री लैब के अंदर कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको कभी भी कोई एसिड और बेस दे दे, सुनना मेरी बात को, केमिस्ट्री लैब में जाकर अगर आपको बोले कि भाई एक बॉक्स के अंदर एसिड रखा है, एक के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस रखा है, यानी कि एक में अम्ल रखा है और एक में क्षार रखा है, और आपसे ऐसा पूछे कि भाई बताओ कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, ना तो आप सूंघ कर बताओगे कि आप अम्ल है कि क्षार है, ना आप उसके अंदर आंखें घुसा के बताओगे कि अम्ल की क्षार है, ना ही आप टेस्ट कर सकते। यानी कि आप ना ही तो उसे टच कर सकते हो, ना ही आप उसे सूंघ सकते हो, और ना ही आप उसे टेस्ट कर सकते हो। किसी चीज को बिना टच किए, बिना टेस्ट किए और बिना सूंघे आप कैसे बता दोगे कि वो अम्ल है या क्षार है। यही हमारे केमिस्ट्री लैब का जो है वो एक रूल होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को टच नहीं कर सकते हो, आप उसे सूंघ नहीं सकते हो और आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते हो। सोचो H2SO4 को टच कर लिया तो पता लगा, टच करने के लिए अंगुली डाली थी, लेकिन जब बाहर निकाली तो अंगुली गायब, क्योंकि इतना भयंकर एसिड है वो, आपकी अंगुली गला देगा। समझ रहे हो तुम कि नहीं समझ रहे हो? पता लगा क्लोरोफॉर्म को पता नहीं था क्लोरोफॉर्म है, और उसको सूंघ रहे थे, और जैसे ही सूंघा तो भाई साहब समझ रहे हो ना तुम कि तुम बेहोश हो गए। समझ में आ रही है? या फिर हो सकता है कि मरकरी तुमको दे दिया हो और तुमने टेस्ट कर लिया, एक ही आखिरी जीवन का फिर टेस्ट तुम्हारा मरकरी रह गया, सीधे उठोगे नहीं, उठ ही जाओगे। तो इसलिए केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, स्मेल नहीं कर सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर मैडम केमिस्ट्री की लैब के अंदर जब आप किसी चीज को छू ही नहीं सकते, जब आप किसी चीज को गौर से देख नहीं सकते, जब आप किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या ही मतलब है केमिस्ट्री लैब का? यही तो कहानी है। फिर आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी, आप उसको बिना छुए आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी, और रिएक्शन करके बताना होगा कि ये एसिड है, बेस है, या फिर क्या है। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे कि हमें नहीं पता ना कि यार वो एसिड है कि बेस है, आपने उसमें हल्दी घोल दी, हल्दी अगर लाल रंग की हो जाए तो समझ लेना कि क्षार है, और अगर वो हल्दी अगर लाल रंग की नहीं हो, येलो ही रह जाए, तो समझ लेना कि एसिड है ना। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस हमारे यहाँ पर होती है। बोलो देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फिर हमारे पास में एक और रिएक्शन आती है। देखो क्या आती है,
यहाँ पर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताती हूँ। यूपीपीएससी का एग्जाम था, ये बात है सन 2023 की, मैंने उस वक्त यूपीपीएससी पढ़ाया था। 2023 के अंदर यूपीपीएससी के अंदर पता है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? ये लाइन यहाँ से पूछी गई थी। 2023 के यूपीपीएससी का पेपर उठा के देख लेना। तुम कहते हो ना दीदी यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्या? जी हाँ, मैं हर बार कहती हूँ, मुझे मत बताओ तुम किस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तुम बस पढ़ लो और उसके बाद में अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखना। तुम कहोगे अरे दीदी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे शॉक्ड हो जाओगे। फिर भी इस क्लास की इंपॉर्टेंस तुमको समझ नहीं आ रही ना, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अम्ल की अभिक्रिया जब मेटल के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो बता दो कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैडम कैसे? बिल्कुल पढ़िए। छाया 100% पढ़िए, अभिषेक 100 नहीं 200% पढ़िए, है ना, आकाश 300% पढ़िए, ठीक है। तो अब हर एग्जाम के लिए नहीं बोलूंगी ना, मैंने कहा हर एग्जाम जिसमें साइंस आती है। अपने आप समझ लो। क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? नहीं मानो तो पेपर उठा के देख लेना भाई, और ये तो पूछा ही जाता है। आपको बोला जाता है एसिड की अभिक्रिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया भाई, अपने पास HCl है, HCl एक एसिड है। HCl की रिएक्शन मैंने किसी धातु किससे करवा दी? जिंक से करवा दी। और जिंक क्या होती है? धातु होती है। वी नो ना कि एसिड की रिएक्शन जैसे ही मेटल के साथ करवाओगे तो क्या होगा, ये जिंक इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा ZnCl2, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अकेला बच गया। तो हाइड्रोजन अकेला बच गया तो ये बनाएगा H2। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप इसे 2HCl कर दो तो एक बन गया ZnCl2 और ये बन गया हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है ना तो पट 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 ऐसा करके पॉप साउंड होता है, उसकी तरह रिलीज होती हैं, बुलबुले बनाती हुई निकलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन जब भी निकलेगी साउंड प्रोड्यूस करते हुए निकलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए? धातु के साथ करवा दी जाए या मेटल के साथ करवा दी जाए तो हाइड्रोजन कौन सी गैस निकलती है? लिखो सब, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। अपने नोट्स में मेंशन करो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। बिल्कुल अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, लेकिन जब आएगी रेशमा मैं बता दूंगी। तो दीदी अभी तो जिंक के साथ रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन गैस निकली, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करोगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी एसिड की अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ करवाई जाएगी हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैम एक क्वेश्चन बता दीजिए। वसीम पूछो भाई, और अगर नहीं दिखे मुझे तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। तो पहला क्वेश्चन कहां से निकला कि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो यही तो थी वो रिएक्शन। अम्ल हम लिया हमने HCl, और धातु हम लोग इस बार ले रहे हैं कॉपर। तो हमने जब रिएक्शन करवाई तो CuCl2 बना और ये फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई। ये बात समझ आ गई तो सब लोग थम्स अप करो। ऐसा क्यों होता है? अरे आयुष रिएक्शन करके तो बता रही हूँ बेटा कि क्यों होता है। देखो ऐसा होता है जैसे जिंक था और इधर Cl था। देखो जिंक पे ना, क्योंकि जिंक धातु है और धातु पर हमेशा जो है वो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये अकेला था, इसने जैसे ही HCl के पास इसको लेकर गए तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन तो प्लस चार्ज का है और ये जो है वो माइनस चार्ज का है। तो इस पॉजिटिव का दिल पॉजिटिव वाले के पास आएगा कि नेगेटिव वाले के पास आएगा? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो जिंक का दिल किस पे आएगा? जिंक पॉजिटिव पे पिघलेगा कि क्लोरीन पे पिघलेगा? बताओ जिंक का दिल किस पे आएगा? जिंक किसके साथ रिएक्शन करने के लिए दौड़ेगा? बताओ ना, किसके साथ रिएक्शन करने के लिए दौड़ेगा? जिंक अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो माइनस वाले के पास जाएगा। तो भाई जिंक के पास +2 चार्ज था, है ना, तो जिंक जो है वो ये प्लस वाला तो माइनस वाले के पास जाएगा। तो भाई इसके पास +2 था तो इसको भी इसके इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं को 2 करना पड़ेगा। समझ आया? तो ये बनाएगा ZnCl2। ठीक है, ये तो 2 क्लोरीन ले गया, अब 2 हाइड्रोजन बच गए। तो बेचारा हाइड्रोजन के पास तो कोई बचा ही नहीं। तो हाइड्रोजन फिरता हूँ
जाऊं यहाँ वहाँ लेके अपने दिल और जान। तो हाइड्रोजन के साथ तो बेचारा ये हो गया, हाइड्रोजन का घर तोड़ दिया इसने, किसने, जिंक ने। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? यहाँ पर इस जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस जिंक ने हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया। तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम हो गया अभिक्रिया का? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। ऐसा समझो कि ये अपने सचिन भैया थे, ये हैदर भाई साहब थे और ये अपनी सीमा दीदी थी। सचिन भाई साहब ने जैसे ही सीमा दीदी को देखा तो सचिन और सीमा बन गए और हैदर भाई साहब पाकिस्तान में अकेले रह गए। ठीक है, तो ये वाली कहानी है हमारी जो कि डिस्प्लेसमेंट की है ना। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर? और कह दो कि बात समझ में आ गई। देखो, पर तुम लोग ना, सचिन को कोई ट्रोल नहीं करेगा भाई, बहुत अच्छा बच्चा है। तुम लोग तो अपने घरों में फिर भी अपने लिए जिंदगी में स्टैंड लेते नहीं हो। जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, फिर आखिरी में कह देते हैं बेबी पापा नहीं मानेंगे, है ना। अरे तो बेबी तुमने मेहनत कर ली होती तो पिताजी क्या, परिवार समाज सब मान जाता। वो भाई साहब जो है पाकिस्तान से लाके इतना सा, जैसे तुम लप्पू सा सचिन कहते हो, पाकिस्तान से जाके ले आया और अब हिम्मत है किसी की कि भाई सीमा और सचिन को अलग कर दो, और तुम लोग बेबी पापा नहीं मानेंगे, खुद ने नौकरी ली नहीं, आखिरी में यही कह देते हो। तो भैया ऐसा ही है जीवन में, तुम जैसे लप्पू सा सचिन कह रहे हो, तुमसे ज्यादा जिगरा रखता है वो। चलो आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है, सुनो, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हम कह रहे हैं कि भाई इस अभिक्रिया में देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये NaOH दिखाई दे रहा है। NaOH जिसके पास H+ आयन होता है, जिसके पास में H+ आयन होता है ना, वो तो HCl, वो तो एसिड की तरह बिहेव करता है। बुक का नाम यहाँ पर NCERT है, NCERT से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। अरे तो रखा है माही, तेरे पास कोई दौड़ के आ जाए तो तू रख लेगा क्या, है ये बताओ। चलो अब खैर सचिन और सीमा से आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बेस है। ये क्या है? ये क्षार का एग्जाम्पल है। ये क्षार का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके पीछे OH आ रहा है। OH है तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? क्षार का एग्जाम्पल हो गया, है ना। और ये जिंक जो बताओ मेटल है कि नॉन मेटल है? बताओ जिंक मेटल है कि नॉन मेटल है? जिंक मेटल है कि नॉन मेटल है? बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ कि जिंक मेटल है कि नॉन मेटल है। कलवा कॉपी पेस्ट मत कर, जिंक जो है वो मेटल है। यानी कि मैडम जब मैं धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाऊं तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या मिलता है। तो आपने नोटिस किया जब धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई तो भी हमको कौन सी गैस मिल रही है? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैडम अगर क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवा दें तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल सकती है क्या? तो यहाँ पर हमें रिएक्शन में दिख ही रहा है कि जब हमने धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई, देखो ये धातु ही तो है, ये धातु ही तो है और ये क्षार है, और इसकी अभिक्रिया जब हमने करवाई तब भी हमें जो है वो कैसी गैस मिल रही है? तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, बोलो देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई है? बता दो जल्दी जल्दी, फिर अपन आगे भी तो बढ़ेंगे। अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट कैसे? कार्बोनेट को बोलते हैं CO3, है ना। और धातु जैसे कि मैंने बोल दी, धातु माने मेटल ना, तो हमने रिएक्शन करवाई, मानो आपसे ये बोला जा रहा है धातु कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3, जैसे कि CaCO3, जैसे कि ZnCO3, ये सब कार्बोनेट है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? कार्बोनेट। तो आपको कार्बोनेट का एग्जाम्पल समझ में आया? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अभिषेक अब सचिन से आगे बढ़ जा बेटा, अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पे ध्यान दे ले, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर बोला है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कौन है? जैसे कि मैंने बोला सोडियम, हाइड्रो यानी कि बीच में हाइड्रोज लिख दिया, और ये हो गया आपका कार्बोनेट, तो NaHCO3। आपको पता है क्या कि NaHCO3 किसका एग्जाम्पल है? NaHCO3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेकिंग सोडा। ये किसका एग्जाम्पल होता है? मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, बेकिंग सोडा हम जिसे कहते हैं। तो भैया बेकिंग सोडा, हम सोडियम की बात करते हैं तो हमने कहा कि अगर हम धातु कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3, CaCO3, ZnCO3, इन सभी की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएं? एसिड के साथ करवाएं, तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है? यहां से हमें ये पता लगेगा। तो तैयार है, करें हम कि हम जब इसके साथ मीठे सोडे या फिर किसी के साथ भी, आपने यहाँ पर NaHCO3 लिखा है, आप और भी कुछ लिख सकते हो, है ना। तो आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो हमें क्या मिलता है? ये 10th क्लास की बुक में है,
और आप लोग ना अगर देखो सीरियस होकर नहीं पढ़ना चाहते हो तो टू बी वेरी फ्रैंक गाइज, मैं ना आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन क्लासेस के लिए, और अगर तुम्हें इन क्लासेस की वैल्यू नहीं है ना तो तुम मुझे कह दो भाई, मत बातें करो, मुझे नहीं पसंद क्लास में कि तुम फालतू की बातें ही करते रहते हो। ठीक है, अब सुन लो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ। अब हमने कहा ये Na2CO3, आपको पता है Na2CO3 किसका एग्जाम्पल होता है? Na2CO3 देखो, सोडियम क्या है? ये तो धातु है, ये तो मेटल है, और CO3 क्या है यहाँ पे? कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया? मेटलिक कार्बोनेट या फिर धातु कार्बोनेट। एक्चुअली ये जो है वो वॉशिंग सोडे का भी फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडे का भी फॉर्मूला होता है, कपड़े धोने वाले सोडे का भी फॉर्मूला होता है, कपड़े धोने वाले सोडे का भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम भी देख रहे हैं कि जब हम इस धातु कार्बोनेट या फिर हम बोल रहे हैं मेटलिक कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब हम मेटलिक कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है? पढ़े, बताओ, देखें, पढ़े, रेडी हो? मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा, मैं देख लूंगी अभी अंकित, मैं दिल्ली पुलिस वाली क्लास में बताऊंगी आपको, ठीक है ना? मीना पढ़ें बेटा। अब चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। देखो, ये आपके पास में क्या था? Na2CO3 था, Na2CO3 था, इसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ करवाई HCl के साथ। आपको पता है सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही सोडियम जो होता है, ये हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव है, सोडियम धातु है तो सोडियम पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और ये CO3 पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। 2 सोडियम है तो +2 हो जाएगा, और पूरे CO3 पर चार्ज कैसा होता है? -2। अब सुनो, ये सोडियम का दिल बताओ हाइड्रोजन पे आएगा कि क्लोरीन पे आएगा? बताओ बताओ, सोडियम का दिल जो है वो हाइड्रोजन पे आएगा कि क्लोरीन पे आएगा? चूंकि हमें पता है कि सोडियम पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा? बताओ फटाफट से। हाँ, नवाब साहब और बाकी जो भी लोग, अगर कम बच्चों को देखकर तुम लोग क्लास में आते हो कि कम बच्चे हैं इसलिए हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि बाकी तुम्हारी तो सोच ही, फिर क्या ही बोल दूं अब मैं, है ना? चॉइसेस योर्स। तो हमें यहाँ पर पता है, तुम्हें रिएक्शन करना भी आ जाएगा यहाँ से। आपको पता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव वाले के पास जाएगा। तो यहाँ पर कितने सोडियम आपको दिख रहे हैं? 2 सोडियम दिख रहे हैं, तो हमें क्लोरीन भी कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो ये जो है वो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। अब क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया और CO3 बच गया। क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया और CO3 बच गया। तो फिर ये क्या करेंगे? सुनो, एक तो अब क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया, और अब क्या बच गया? CO3 बच गया। तो 2 तो हाइड्रोजन बच गए, है ना, और साथ में क्या बच गए? CO3 बच गया। ये हाइड्रोजन इस CO3 को कहेगा, देखो भाई साहब, ऐसा है कि तुम 3 ऑक्सीजन लेकर क्या ही कर लोगे? तुम अगर 1 ऑक्सीजन मुझे दे दो, है ना, तुम अगर 1 ऑक्सीजन मुझे दे दो तो मैं तो बन जाऊंगा H2O, और तुम अगर 1 ऑक्सीजन मुझे दे दोगे तो तुम बन जाओगे CO2। तो तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। तो बेसिकली ये रिएक्शन कैसे करते हैं? ये रिएक्शन कैसे करते हैं? यहाँ पर तो देखो, पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव वाले के साथ चला गया, और जो HCO3 बचा था इसने 1 ऑक्सीजन इससे ली और H2O बना लिया, और अब जो CO3 था वो अब बन गया CO2 के अंदर। CO2 बताओ गैस होती है कि नहीं होती है? CO2 बताओ गैस होती है कि नहीं होती है? देखो यार, तुम इसी तरीके से इग्नोर करोगे, बात नहीं करोगे और अपनी अपनी बातें करते रहोगे, मैं इस क्लास को, चलती क्लास को बंद करके चली जाऊंगी। मेरे पेशेंस की ना वो मत लो, परीक्षा मत लो, है ना? मैं यहाँ पर इतना चीख चीख के इतना कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, और तुम लोगों की अपनी ही अलग बातें चल रही हैं। आई एम लिटरली, मैं सच्ची बता रही हूँ तुम लोगों को, तुम मेरी बात या तो वहां पर उन फालतू कमेंट्स का जवाब देने के बजाय अगर तुम मैं जो यहाँ पे कह रही हूँ उन चीजों पे काम करोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। कल को आप लोगों से कोई ये पूछ ले, ये क्वेश्चन तुम्हारे MPPSC के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और उसमें ये पूछा गया था कि जब अम्ल की अभिक्रिया जो है धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? क्या नमक गैस है? NaCl गैस है? नहीं है ना। H2O गैस है? नहीं है। आपको पता है CO2। तो आपको ये समझ आया कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो CO2 गैस निकलती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और बात समझ में आ गई तो जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे एक बार सेशन को लाइक करेंगे, और लाइक की संख्या बढ़ेगी तब मैं समझ जाऊंगी कि हाँ तुम्हें बात समझ में आ गई।
प्रदीप अब इस मैसेज को ना तू पूरे 60 मिनट तक कॉपी पेस्ट किए जाना, है ना। मैंने पढ़ लिया बेटा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉपी पेस्ट ही किए जाओ, ठीक है। रिएक्शन हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं होती। अगर जो बच्चा ये कह रहा है कि मैडम इंग्लिश भी पढ़ा दो, तो मैं आपको ये बता दूं, इंग्लिश में भी रिएक्शन तो ऐसे ही लिखी हुई है, एज इट इज सेम लिखी हुई है। रिएक्शंस कौन सी हिंदी इंग्लिश होती है भाई, मुझे ये समझा दो। रिएक्शन सारी की सारी जो है वो एक्चुअली में सेम होती हैं। लो इंग्लिश देख लो, इंग्लिश में कुछ नया मिल जाएगा तुम्हें अगर रिएक्शन में, तो हम वो भी देख लेते हैं। ये लो, ये रिएक्शन वही है जैसी हम लोगों ने अभी पढ़ी कि जब हमने धातु की रिएक्शन बेस यानी क्षार के साथ कराई तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। अभी वाली रिएक्शन ये लो, हिंदी और इंग्लिश क्या करेगा इसके अंदर, बस सोच में फर्क है कि भाई हिंदी में भी वही लिखा है और इंग्लिश में भी वही लिखा है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा अगली बात करते हैं कि अगली चीज यहाँ पर क्या बोली जा रही है। अगली चीज बोली जा रही है कि हम जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम करवाएं, सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। ये आपका कौन सा सोडा होता है, बेकिंग सोडा, या फिर आप इसे कह सकते हो मीठा सोडा। मीठा सोडा जो कपड़े खाने वाला सोडा होता है उसकी बात कर रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ करवाई, ये सोडियम इस क्लोरीन को लेकर जाएगा और NaCl बनाएगा, ये हम सबको पता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन किससे मांगा, इस CO3 से मांगा, तो वही उन्होंने H2O बनाया और वही उन्होंने CO2 बनाया। तो यहाँ से हमें समझ आया कि भाई चाहे कार्बोनेट की रिएक्शन करनी हो और चाहे बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करनी हो, है ना, चाहे कार्बोनेट की रिएक्शन करनी हो और चाहे बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करनी हो, होगा वही। ये एसिड की रिएक्शन जब करवाई जाएगी तो CO2 गैस रिलीज होगी, और ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा यहाँ पर एक और रिएक्शन दे रखी है, अब तुम मुझे बताओ, देखो क्या कहा जा रहा है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व देयर द लाइम वाटर। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि लाइम वाटर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। लाइम वाटर किसे कहते हैं, आपको लिख लेना है कि लाइम वाटर किसे कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है, सब लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। जो लेट आए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम एसिड बेस और अम्ल क्षार और लवण, ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ा रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है लाइम वाटर या फिर आप इसे कह सकते हो चूने का पानी। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि चूने का पानी जो है वो क्या होता है, या फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं, लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला या फिर चूने के पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब चूने के पानी की CO2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है या फिर क्या प्रोडक्ट बनता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चूने के पानी की रिएक्शन हमने CO2 के साथ करवाई। जब CO2 के साथ करवाई तो क्या होगा, ये कैल्शियम आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये कैल्शियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम की जो है, कैल्शियम पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैल्शियम किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले के पास। तो कैल्शियम जो है वो किसके पास जाएगा, इस CO2 के पास जाएगा। तो देखो दो ऑक्सीजन तो इसके पास थी ही, एक ऑक्सीजन ये यहाँ से ले जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या ले गया, ये CaO ले गया, तो ये इन्होंने बना लिया CaCO3। क्या बना लिया, CaCO3, और साथ में बन गया, देखो क्या, दो हाइड्रोजन यहाँ बचे थे, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा था, तो ये बन गया H2O। तो आपसे पूछा जाता है कि जब लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। लिखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है।
बताओ ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट का। लिखो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, CaCO3। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि लाइम वाटर की रिएक्शन जब CO2 के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, तो आप यहाँ पर कहेंगे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम लोग लिख रहे हो ना अपने नोट्स के अंदर कि नहीं लिख रहे हो, ये भी बता देना। अब देखो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित की जाएगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, है ना, अधिक मात्रा में जब, ठीक है। तो इसमें तो इतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक, संगमरमर, मार्बल, ये सब और सब किसके बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, आपको ध्यान रखना है CaCO3। आपसे पूछा जाए चौक के अंदर क्या पाया जाता है, आप कहोगे CaCO3, कैल्शियम जिसे कहते हैं कार्बोनेट। आपसे पूछा जाता है मार्बल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आप उसके अंदर भी कहोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लिखो। इशू समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, विकास। देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर वही बात कही गई कि लाइम वाटर की रिएक्शन जब CO2 के साथ करवाएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सिंपल सी बात है ना। इसके बाद में आपसे पूछा गया कि भाई कैल्शियम, ठीक है, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, all metal carbonates and hydrocarbonates react with acid to give, है ना। क्या यहाँ पर मिलता है, इस यहाँ पर तो आपको बोला जा रहा है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला हुआ जैसे कि मैंने बोला Na2CO3, ठीक है। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बोला NaHCO3। और इनकी रिएक्शन आपसे बोली जा रही है कि अगर एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि हमें CO2 मिलेगा, हमें H2O मिलेगा और हमें कोई भी सॉल्ट मिलेगा। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। यही तो पढ़ाया अभी इतनी देर में, क्या पढ़ाया था इतनी देर से जब हम रिएक्शन करवा रहे थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या ही पढ़ा था भाई। हम कह रहे हैं NaHCO3 की रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करवा दी, HCl के साथ करवा दी। तो हमें क्या मिल गया, हमें NaCl मिला, हमें H2O मिला और हमें CO2 मिला। ये NaCl क्या है, ये सॉल्ट है। ये NaCl क्या है, सॉल्ट है। ऐसे ही हमने रिएक्शन करवाई Na2CO3 की, और हम किसके साथ करवा रहे हैं, वही HCl के साथ करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। तो चाहे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओ, चाहे बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओ, मिलेगा हमें वही CO2, H2O और साल्ट। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। कितने लोगों को बात समझ में आई, सब लोग थम्स अप करो, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई, देखो अभी कंफर्म नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा, अमित। कंफर्म होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। जितने लोगों को बात समझ में आई एक बार फटाफट से मैसेज कर देंगे कि दीदी बात समझ में आ गई। अब अगली चीज की हम बात कर रहे हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब हम देखेंगे कि एसिड और क्षार, अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर NaOH बताओ किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर NaOH बताओ किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर NaOH बताओ किसका एग्जाम्पल है। मैडम ये तो बेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि जिसके पीछे OH आता है वो आपके बेस का एग्जाम्पल होता है। फिर हमने कहा HCl किसका एग्जाम्पल है, HCl जो है वो एसिड का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं, अब आप ना रिजल्ट मत देखो, आप खुद बनाओ, आप खुद रिएक्शन करो क्या होगा। देखो हमने लिखा NaOH, OH आ रहा है तो बेस है, बेस है मतलब कि क्षार है, और अगर HCl आ रहा है तो क्या है, अम्ल है। तो हम इन दोनों की जब रिएक्शन करते हैं, और आज कोई नहीं जाएगा क्योंकि आज 3:50 पे कुछ ऐसा होगा जिसका तुम्हें बहुत वक्त से इंतजार था, है ना। तो 5 मिनट है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बहुत कुछ खास आज तुम्हारे लिए स्टार्ट हो रहा है। NTPC वाले बच्चे, MTS वाले बच्चे, GD वाले बच्चे, ग्रुप D वाले बच्चे, सबके लिए। तो टिक कर बैठना और पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। NaOH के साथ तो ये Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये Na मैडम Cl के साथ रिएक्शन करेगा, सबको पता है। और ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर, तो H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, 2 तो हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या बनाएंगे,
बनाएंगे, H2O बनाएंगे। यानी कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दैट इज द बेसिक थिंग। अब वन एंड ओनली RRB ग्रुप डी क्लास सेशन, जो कि आप लोगों का हर दिन होता है 3 बजे। अगर आप इस सेशन में नहीं आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो रेडी हैं कि नहीं है ये आप लोग मुझे बता देंगे। और इसी के साथ ही लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो जितने भी दोस्त मित्र सगे संबंधी रिश्तेदार व्यवहारी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सभी को बुला लाइए बहुत अच्छे तरीके से। एसिड, और देखो आज फिर कह रही हूँ, आज तुम अपनी ज़िंदगी का, अपने दिलों की अनंत गहराइयों से जो है वो एक फटाफट से बढ़िया सा शेयर कर दो। और ये शेयर ऐसा होना चाहिए कि बस, है ना, भारत की हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, है ना, हर चौराहे तक ये सेशन चला जाना चाहिए। सबको भेज दो कि भाई साहब अगर अम्ल जो है वो पढ़ना है, अगर क्षार पढ़ना है और अगर लवण पढ़ना है तो भैया आ जाइए। चलिए, नमस्कार प्रणाम। और इसी के साथ ही ये देखिए क्या हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। एसिड के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि एसिड के अंदर क्या क्या होता है। हमने कल लास्ट सेशन में बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में भी जो है वो पढ़ा था। ये भाई साहब अंग्रेजी में कर्सर ही घुमाते रहते हैं हमेशा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि यार बेकिंग सोडा, अब यहाँ पर जब सोडा आ ही गया है तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बता दिया था कि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला जो है वो बेसिकली होता है Na2CO3। ये एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट है। और लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि सोडियम कार्बोनेट, है ना, लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि सोडियम कार्बोनेट की, अगर किसी सोडियम कार्बोनेट क्यों, किसी भी कार्बोनेट की अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या क्या बनता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ाया था। साउंड तो मैं दुखी हो गई, मेरी आवाज तो इतनी बुलंद है लेकिन ये आवाज को पता नहीं क्या हो जाता है हर बार। कोई बात नहीं, अपनी साइंस की क्लास में टेक्निकल एरर ना आए भाई, शगुन खराब हो जाते हैं अपनी क्लास के, पता है ना तुमको। अभी सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता क्यों करते हो तुम लोग। पर गाइस बातें नहीं करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो पहले तो ये बता दो, है ना। चलिए जी, खुशामदीद। ओके, तो निखिल, है ना, अभी एक बार कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये थोड़ी सी चीज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई HCl है, इस सोडियम का दिल किस पे आएगा, इस सोडियम का दिल क्लोरीन पे आएगा। क्लोरीन पे आएगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ये CO2 को, ये हाइड्रोजन कहेगा भैया एक ऑक्सीजन दे दो बस। ये एक ऑक्सीजन लेकर H2O बना लेगा और CO2 अलग कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा CO2 बनाएगा। किसी भी कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्शन कर रहा है तो फिर बेसिकली क्या बनाएगा, एसिड अगर रिएक्शन कर रहा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि CO2 गैस रिलीज करेगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात हम लोग हमारे लास्ट सेशन के अंदर पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम लोगों ने काफी और सारी चीजों के बारे में बात की थी, जैसे मेथिल ऑरेंज। और आप लोगों ने अगर रेगुलर सेशन देखे तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिकली क्या करता है। पता है कि नहीं पता, किसी सबको बताओ फटाफट से। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं तो मेथिल ऑरेंज जो है वो बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का इंडिकेटर है। लेकिन ये कौन सा और कैसा इंडिकेटर है तो आपको पता है, केमिकल इंडिकेटर है। और जब मैं फिनोफ्थलीन की बात करती हूँ तो फिनोफ्थलीन केमिकल तो है ही है, बाकी सिंथेटिक भी है। केमिकल तो है ही है, बाकी सिंथेटिक जो है वो भी होता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो फटाफट से। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। हमने देखा था कि लिटमस का एक्चुअल कलर क्या होता है। हमने देखा था कि लिटमस का रियल कलर जो है वो पर्पल होता है, पर्पल। आजकल के बच्चे इसे लेवेंडर, क्या लेवेंडर भी बोलते हैं क्या, नहीं क्या तो बोलते हैं यार कुछ तो बोलते हैं। पर्पल, हमारे जमाने में पर्पल हुआ करता था। आजकल के बच्चे पर्पल को कुछ तो बोलते हैं। देखो बुढ़ापा देख रहे हो हमारा, हमें नहीं पता कि इसको क्या तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पर्पल को कुछ तो बोलते हैं। लेवेंडर नहीं बोलते यार, कुछ तो बोलते हैं। बैंगनी तो बोलते ही बोलते हैं। देखो कई बार तो रियल मूवी की गजनी मैं ही बन जाती हूँ। मतलब यहाँ तक बात आते आते रह गई। लेवेंडर ही बोलते हैं क्या, लेवेंडर नहीं बोलते यार, कुछ तो। और वॉयलेट, देखो वॉयलेट नहीं याद आ रहा मुझे। ओहो क्या ही हो गया है,
वॉयलेट नहीं याद आ रहा, हद हो गई भाई। तो आजकल का पर्पल वॉयलेट हो गया है ना, जमाने की बात है, वॉयलेट नहीं याद आ रहा, बताओ। चलो, तो थैलोफाइटा के अंदर आ रहा है। थैलोफाइटा के अंदर इसीलिए आता है क्योंकि आपको पता है कि आपके एल्गी और एल्गी के साथ में आपके फंगाई से मिलकर जो है वो आप लोगों का क्या बना होता है, आपका लाइकेन बना होता है। इट्स अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। और अगर बायोलॉजिकल इंडिकेटर की मैं बात करती हूँ तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है वो बेसिकली क्या SO2 है ना, सल्फर के पॉल्यूशन के बारे में ये लोग जो है वो यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया था कि हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरेनियम ये सारे के सारे भी इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को आप लोगों को बताना था। आप लोगों को कुछ अम्लों के और क्षार की एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो, अब आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर अगर आप HCl को तोड़ोगे तो HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा। जिसमें H+ आ रहा है वो आपका एसिड है। यहाँ पर आप H2SO4 को देखो, ये 2H+ में और SO4 -2 में टूटेगा, है ना। तो ये -2 में टूटेगा तो यहाँ पर H+ आ रहा है, ये भी आप लोगों का क्या है, एसिड है। HNO3 को तोड़ के देखो किस में टूटेगा, H+ और NO3- में टूटेगा, तो ये भी आप लोगों का H+ आ रहा है, तो एसिड है। एसिडिक एसिड को तोड़ के देखो किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा CH3 COO- और H+, तो ये H+ आ रहा है, तो ये भी आपका एसिडिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप तोड़ के देखोगे तो इसके अंदर क्या आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने तोड़ा तो ये टूट रहा है Na+ और OH- में, जिसमें OH- आ रहा है वो बेस यानी कि क्षार का एग्जाम्पल है। इस CaOH के होल ट्वाइस को अगर तोड़ के देखोगे तो Ca+2 और OH- है ना आ रहा है, तो बेसिकली ये भी आपका क्या है, बेस है। हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो ये भी आपका बेस है यानी कि क्षार है। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ये भी क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ये भी क्षार है। तो आपको अम्ल और क्षार का तो एग्जाम्पल जो है वो पता लग ही गया। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। ठीक है, हम इनकी रिएक्शंस करके देखेंगे कि रिएक्शन में क्या होता है। अब हम सबको पता है भाई, क्या पता है, हम सबको पता है कि एसिड की रिएक्शन यदि आप करवाओगे तो लाल लिटमस जो है वो नीले में कन्वर्ट नहीं होगा। एसिड के साथ याद रखना अनील, अनील अंग्रेजी और हिंदी दोनों याद रखना। ए से अ से आपको याद रखना है अम्ल यानी कि एसिड। और एसिड जो है वो हमेशा ध्यान रखना कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम आपका बेस करेगा, है ना। लेकिन आपका एसिड के अंदर अगर आपने रेड लिटमस डाल दिया तो रेड लिटमस रेड में ही रहेगा। नो चेंजेस अगर आए, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो वो आप लोगों का एसिड ही है। और कह दो कि बात समझ में आ गई। अजय, क्या आंसर नहीं मिला बेटा, मेरे को बताओ बताओ बताओ, क्या आंसर नहीं मिला बताओ। तुम यही पूछ लो ना, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, और यही पूछ लो। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने और भी चीजों के बारे में बात कही थी। हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन देखी थी, और रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखी थी, आपसे यही रिएक्शन पूछी गई थी कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई जाती है, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई जाती है, धातु के साथ करवाई जाती है, तो ये सॉल्ट यानी कि लवण बनाते हैं, और लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में रिलीज होती है। यहाँ पर देखो ये पटपट, ये जो बुलबुले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बुलबुले एक्चुअली जो है वो किस गैस के हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। ये किसके गैस के बुलबुले हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। अब्दुल, आपका पहला क्लास है क्या? देखो, अगर किसी का पहला क्लास है तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन गाइज अगर आप रेगुलर सेशंस देखोगे, 2-4 दिन भी अगर सेशंस को रेगुलर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर आपको सोडियम दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जिंक दे रखा है ना। जब सोडियम जिंक की रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम क्या है, हाइड्रोक्साइड, जिंक क्या है, मेटल। यानी कि आपको बोला कि जब हम बोल रहे हैं कि बेस, जब बेस की रिएक्शन जिंक के साथ होती है तब भी आपका हाइड्रोजन, मतलब धातु के साथ होती है तब भी आपका हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। और ये वाली बात भी हम लोगों ने बता दी थी।
ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की कि और क्या क्या चीजें हम लोगों से पूछी गई थी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाई गई तो क्या होगा। और याद करो मैंने सीमा और सचिन अदर वाला एग्जाम्पल भी दिया था। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो है वो रिएक्शन करेगा तो किसके साथ जाएगा, सोडियम प्लस चार्ज का होता है, रिएक्शन करेगा तो माइनस वाले के साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ जाएगा तो NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा H2O बनाएगा और साथ में CO2 बनाएगा। ये तो मैंने लास्ट सेशन में ही पढ़ा दिया था, बताओ यहाँ कि ना। देखो दोस्तों, जिसका पहली क्लास है ना वो डेफिनेटली उसको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको 100% समझ आएगा, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, पिछली क्लास में यही पढ़ाया था। यानी कि अगर कोई पिछली क्लास में उपस्थित था और उसने अगर ये नहीं पढ़ा, ये ध्यान से नहीं पढ़ा, तो फिर तो आप ये मान लो कि आप समय व्यर्थ करते हो, क्योंकि ये सब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। सच्ची सच्ची बताओ, सब लोग मैसेज करो। यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि मैडम तो सिर्फ बोल ही रही हैं, तुम खुद बता दो कि पिछली क्लास में आप लोग यहाँ पे थे और क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था, क्या आपको समझ नहीं आया था, बताओ। सब लोग जिसको समझ आया था सब थम्स अप करो। यहाँ पर क्या ही कहा था मैंने, ये सोडियम माइनस के साथ भाग जाएगा, ये CO3 जो है वो एक ऑक्सीजन लेकर ये H2O बना लेंगे, और उसके बाद में जो है ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। सब लोग मैसेज करो कि सब लोग कि हाँ मैडम ये तो पढ़ा दिया था आपने, ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है, कुछ नया तो मैंने अभी तक चालू ही नहीं किया, रिवीजन ही तो करवा रही हूँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये भी कहा था, क्या कहा था भाई, आपसे पूछा जाता है कि लाइम वाटर को क्या होता है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जब आपसे लाइम वाटर के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि चूने के पानी को हम लाइम वाटर के नाम से जानते हैं, है ना, चूने के पानी को लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये वाली सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। तो ये चूने का पानी हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है। खैर हमने यहाँ पर देखा था लाइमस्टोन, है ना, चौक, ये सब CaCO3 से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन आपको दे रखी है, NaOH क्या होता है। ओके होगी, बहुत बढ़िया, वेलकम बेटा। क्यों आए भाई इतने दिनों बाद में, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले थियरी तो पढ़ लो फिर अपन क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। NaOH की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, NaOH की बात करती हूँ तो NaOH जो है वो बेसिकली क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, बेस होता है। ये यहाँ पर क्या है, एसिड है ना। तो जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं, जब अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ करवाते हैं, तो बेसिकली किसका फॉर्मेशन होता है, ये NaCl क्या है, लवण का निर्माण होता है, और लवण के बाद में जो है वो आपका H2O का फॉर्मेशन होता है। ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। इस सोडियम का दिल किस पे आएगा, है ना, सोडियम यही तो कह रहा है कि दिल है कि मानता नहीं, ये सोडियम सीधा का सीधा किसके पास जाएगा, ये सोडियम जो है वो जाएगा सीधा Cl के पास, कि कह दो कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। ये कहती है बोलो ठीक है भाई, ये Na+ और ये Cl-, तो ये वही तो है, ये अपने सचिन भैया हैं, ये अपनी सीमा दीदी हैं। पहले हैदर भाई साहब के साथ थी, लेकिन जैसे ही सचिन भैया ने सीमा को देखा और देखते ही देखते इजहार हुआ, और इजहार होते होते प्यार हुआ। यही तो बात होती है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, ठीक, चलो तो हाँ, चलो तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बच गया क्या, यहाँ पर क्या बच गया भाई, बचा हुआ जो है वो आपका H2O रह गया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ अब हम नई चीज लेकर आएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, आपके पास में बोला है धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। आपको ऐसे बोल दिया कि भाई बताओ धातु ऑक्साइड, जैसे कि आपको बोल दिया ZNO, ये आपका ZNO है ना, धातु ऑक्साइड ही हुआ। ZNO की रिएक्शन जो है, रुको मैं देख लूंगी अब तो, है ना। हम बात करते हैं, जब हम ZNO की बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, तो जब हम जिंक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जब हम जिंक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड की हमने बोला भाई हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई। अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इस जिंक का दिल किस पे आएगा, इस जिंक का दिल किस पे आएगा, जैसे सोडियम का दिल क्लोरीन पे आया था, वैसे इस जिंक का दिल भी जो है वो क्लोरीन पे आएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये ZnCl2 बनाएगा,
और उसके बाद में बेचारा ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर जो है वो रिएक्शन करेंगे और ये H2O बना लेंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो द 10 मिनट शो या जो तो कैप्सूल शो मैं ले रही हूँ, उस कैप्सूल शो के अंदर दीदी जो आप PDF देते हो उसमें आंसर नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपको आंसर पढ़ा तो रही हूँ वहां पर मैं द 10 मिनट शो में, है ना, तो वो आंसर तो वहां पर मिल रहे हैं ना। तो जिसको भी अगर देखना हो, आंसर चाहिए हो, तो वो शो 10 मिनट का ही तो है, उठाओ और सारे आंसर देख डालो, इतनी सी ही तो बात है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे ही एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ में जो है वो बेसिकली क्या बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या बनेगा, बताओ। देखें, सॉल्ट के साथ में पानी बन जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है कि कॉपर आपसे पूछा जाता है ब्लू रंग जो है वो कौन देता है, बोलो पूछते हैं कि नहीं पूछते, कि ब्लू रंग किसके कारण होता है, कौन जो है वो नीला रंग देता है, बोलो देखिए पूछते हैं कि नहीं पूछते। टिंकू तिवारी, तो टिंकू तिवारी कैसे हैं आप शायद पहली बार क्लास देख रहे हैं या फिर आप पढ़ते रह रहे हो काफी समय से। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई ब्लू रंग कौन देता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सफेद, अगर नीले रंग की बात आए तो कॉपर हमेशा मिलेगा, तो कॉपर ऑप्शन में आएगा ही आएगा अगर आप नीले रंग की बात यहाँ पर कर रहे हो। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, ये लो भैया कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा ले ली। फिर आपने बोला कि उसके अंदर जो है वो आप ऐड कीजिए हाइड्रोक्लोराइड, तो ये लो हमने हाइड्रोजन क्लोराइड भी ऐड कर दिया। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको धातु ऑक्साइड दिखाई दे रहा है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, दे लेंगे भाई रंग पे ध्यान। तो अरे हम सभी को पता है कि कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कॉपर का दिल जो है वो किस पर आएगा, ये Cl2 पर आएगा, है ना। तो ये कॉपर क्लोराइड बनाएगा, फिर ये H2O बनाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका कलर परिवर्तित हो गया, तो ये जो ब्लू कलर में परिवर्तित हुआ ये कॉपर क्लोराइड बनाया था उसके लिए ही है। मिस्टर क्रिकेटर सुबह 10 बजे ALP के लिए क्लास होती है जिसमें हम क्वेश्चंस करवाते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन कह रहे हैं उनको मैं बता दूं सुबह 10 बजे वाली क्लास में पढ़ सकते हो। आगे देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोगों से मैंने अभी क्या बोला था कि एसिड के अंदर हमेशा H+ आयन आता है, बोलो हाँ कि ना। मैंने यहाँ पर बोला था भाई HCl को तोड़ा H+ Cl- आया था, H2SO4 को तोड़ा तो क्या आया था H+ और H+ और HSO4 -2 आया था, है ना। इसी तरीके से अम्लों के अंदर हमेशा क्या होता है, H+ होता है, बोलो हाँ कि ना। बोलो देखिए गोलू जी, इसका तो भाई मैं भी नहीं बता सकती कुछ भी, है ना। तो इस चीज के लिए तो मुझे कृपया करके माफ कीजिए, 100% माफ कीजिए, है ना। कब आएंगे क्या आएंगे ये तो हम भी नहीं बता सकते। अब बात कर रहे हैं कि अम्ल या क्षारक क्या होता है। अभी देखो रिएक्शन में जितने क्वेश्चन से सारी रिएक्शन पढ़ डालेंगे। ये देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई क्या बताएं भाई, सोडियम अगर टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो देखो उधर OH- आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसमें OH- आ रहा है वो चीख कर कह रहा है कि मैं क्षार हूं, ठीक है ना। इसके बाद में KOH जो है वो टूटेगा, ठीक है ना, तो वो टूटकर क्या बनाएगा, OH- बनाएगा। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे वो घुलेगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। जिसमें हाइड्रोक्साइड आ रहा है, जिसमें OH- आ रहा है, हमें समझ जाना है कि वो किसका एग्जाम्पल है, वो क्षार का एग्जाम्पल है, वो बेस का एग्जाम्पल है। तो जो बेस होते हैं उसके अंदर OH- आता है और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। यही तो लिखा है कि जल में हाइड्रोक्साइड OH- देते हैं। जो बेस होते हैं वो पानी के साथ में जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो वो पानी के अंदर अगर OH- आयन दे रहे हैं तो उन्हीं को ही हम लोग क्षार कहते हैं, उन्हीं को ही हम बेस कहते हैं। और क्षार
आपको ध्यान रखना है, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर क्षार के अंदर लाल लिटमस डाला तो वो नीला हो जाएगा, लेकिन जब क्षार में नीला लिटमस डाला तो वो कोई चेंज नहीं करेगा, वो नीले का नीला ही रहेगा। तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। अब्दुल जी, अगर आपकी खोपड़ी काम नहीं कर रही तो आप कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट करने से और भी काम नहीं करेगी आपकी खोपड़ी। समझे हो कि नहीं समझे हो? अब हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। अब हम क्या पूछ रहे हैं, अब आएगा आपका पीएच। आप लोगों ने बचपन से पीएच के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ, देखिए पीएच किसे कहते हैं? पीएच के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो पीएच के अंदर जो पी शब्द है ना, ये पुसॉन्स शब्द है, और पुसॉन्स का मतलब होता है शक्ति। लेकिन तुमको नहीं ध्यान रखना है ना, प्रीवियस ईयर वाला वीडियो डिलीट कर दिए हैं, मतलब समझे नहीं हम। पर दोस्तों 450 बच्चे हैं और सेशन लाइक आधे बच्चों ने किया है, काहे? चलो चंचल पढ़ ले, लाली पढ़ ले, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं पीएच। तो पीएच को हम लोग जो है वो बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये तो आपको पता ही है। आप लोगों ने कभी पीएच स्केल देखी है क्या? देखो ये पीएच स्केल कुछ इस तरह की होती हैं। इस पीएच स्केल के अंदर यहाँ पर क्या होता है 0, बीच में क्या होता है 7 और लास्ट में क्या होता है 14। 7 पर जो है वो आपकी न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल यानी कि आपके जितने भी सॉल्ट होते हैं, आपके जितने भी लवण होते हैं, वो सारे के सारे आपके पीएच के अंदर आते हैं। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम कह रहे हैं 0। जब हम 0 से 7 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 जिसका पीएच 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीएच 2 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीएच 3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 5 6 थोड़े वीक एसिड है, और 7 तो बिल्कुल सॉल्ट है, न्यूट्रल है। ठीक है, 8 पे जाएंगे वीक बेस है यानी कि कमजोर क्षार है। 9 पे जाएंगे वीक बेस है यानी कि कमजोर क्षार है। 10 थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, 11 और स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है ना क्षार, 12 और स्ट्रॉन्ग हुआ, 13 तो भयंकर ही स्ट्रॉन्ग हुआ, और 14 तो फिर तुम्हें पता ही है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि 7 के इर्द गिर्द वाले वीक होते हैं, चाहे वो एसिड हो और चाहे वो बेस हो, और जो है 0 के पास होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो 14 के पास होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ आया कि नहीं आया? बताइए फटाफट से। अभी एसएससी अड्डा पर मैंने क्लास रोक दी है क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम उस क्लास में आ रही थी, है ना। ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है आपको। कुछ कुछ के ना क्या दिए होते हैं, देखो ये होती है आपकी पावर। जो है आपसे पूछा जाता है ना कि भाई HCl का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है HCl का पीएच लगभग 1.2 होता है। आपसे पूछा जाता है नींबू का पीएच कितना होता है, आप कहेंगे लगभग 2.2, तो यानी कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पेट में जो तुम्हारा HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तुम्हें बढ़िया बात बताऊं, तुम्हारे पेट में अगर ब्लड चली जाए, है ना, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी। तुम्हारे पेट में ब्लड चली गई, कोई लोग ब्लड खा भी लेते हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, गजब लोग होते हैं भाई। तो रिएक्शन क्या होगी, पेट में HCl रखा हुआ है, ब्लड आयरन की बनी हुई है, इस आयरन का दिल भी बाकियों की तरह किस पे आएगा, इस पे क्लोरीन पे आएगा, और फिर क्या बना लेगा, बचा हुआ हाइड्रोजन गैस। तो पॉप साउंड वहां पर भी रिलीज होने लगेगा, पट 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 की ध्वनि तो वहां पर भी रिलीज होने लगेगी। तो मैम क्या ये आयरन आपके पेट में गल सकता है? आपके क्यों, किसी के भी ले लो भाई, बिल्कुल गल सकता है। क्यों गल सकता है? क्योंकि आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। भयंकर से भयंकर चीजों को भी गला देता है। हाँ, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा ही पूरा पैकेट ही खा लोगे तो फिर तो गड़बड़ होगी। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपसे पूछा जाए शुद्ध जल, है ना, जो वाटर होता है, प्योर वाटर, उसका पीएच कितना होगा 7, लेकिन आपके ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, और 7.4 है तो बेस होगा। बोलो हाँ कि ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सब लोग लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हर कोई लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फटाफट से लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सब लोग लिखो
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। जब तुम्हारे पेट में भयंकर एसिडिटी हो जाती है ना, तो उस एसिडिटी यानी कि बहुत सारा HCl बन गया। अब HCl बन गया तो या तो तुम तुम्हारे पेट को कहो कि भाई साहब HCl बनाना बंद कर। अब पेट तो आपकी बात मानने से रहा, तो फिर आप अंदर जाकर उस HCl के पाइप को बंद तो कर नहीं दोगे, तो फिर आप ऊपर से अगर बेस पी लो या क्षार के साथ रिएक्शन करवा दो। अब ऐसा नहीं है कि घर में सर्फ रखी थी, सर्फ खा ली क्योंकि एसिड हो रहा था, ऐसा तो मत कर लेना। खाने वाली चीज ही खाना। हमने कहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने जो है वो खा लिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे ही हमने खाया, MgOH को होल ट्वाइस हमने जैसे ही खाया, फिर इस मैग्नीशियम का दिल किस पे आ जाएगा? क्लोरीन पे। तो ये क्या बनाएगा? MgCl2 बनाएगा। ये क्या बनाएगा भाई? ये बनाएगा MgCl2। अब क्या क्या बच गया? इधर हाइड्रोजन बच गए, तो ये 2H2O बना लेंगे क्या? बोलो देखिए फटाफट से। तो वाटर बन गया, H2O बन ही गया। ठीक है, तो ये 2H2O जो है वो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना लेता है। समझ आया? MgOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा एक और चीज है तुम्हारे पास में, वो क्या है भाई? अगर आप एक और चीज की बात करते हैं तो आपके अगर पेट में बहुत भयंकर एसिडिटी हो गई, आपके घर में इनो नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैडम हमें कोई तो क्षार खाना पड़ेगा। सोचो तुम्हारे घर में इनो खत्म हो गया, रात में तुम कहीं पे खाना खा के आए थे, मसालों वाला खूब बढ़िया वाला चटपटा खाना खा के आए थे, खूब सारा एसिड बॉडी से रिलीज हुआ, एसिड से एसिड हो गया। अगर एसिड ही एसिड हो गया तो अब तुम्हारे घर में इनो भी नहीं है, अब एसिड को कैसे रोकोगे? तो तुम्हारे किचन के अंदर ना मीठा सोडा होता है, मीठा सोडा जिसे आप क्या कहते हो? NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हो। फिर यहाँ पर इसकी ये जब पी लोगे पानी में घोलकर, तो क्या बना? NaCl बना, बिल्कुल बना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन थे, इससे एक ऑक्सीजन मांग ली, H2O बन गया और ये CO2 बन गया। जो इनो को पीने के बाद जो आप लोगों को गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है? CO2। आप बेकिंग सोडे के साथ रिएक्शन करोगे तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। तो साइंस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि एग्जाम में आती है, साइंस इसलिए भी पढ़ो क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। बोलो देखिए फटाफट से। अरे लेमन, अब कई बार कह रहे हैं लोग कि लेमन वाटर पी लो। लाला मुझे एक बात बताओ, अंदर क्या है? HCl, ऊपर अंदर भी एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तुमने नींबू का रस पी लिया तो तुम्हारे नींबू भी तो एसिड है भैया, अंदर तो एसिड था ही था, और तुम बाहर से भी एसिड ही पी लोगे तो फिर क्या होगा? खूब सारा एसिड हो जाएगा और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान लो लेकिन अधूरा मत लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना? समझ आया कि नहीं आया? बोलो देखिए फटाफट से। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। तुम कह रहे हो यार एसिडिटी हो गई, तुम कह रहे हो नींबू का पानी पी ले, नींबू के अंदर एसिड नहीं है, बताओ देखे, तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। कह दो कि बात समझ में आ गई। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्या बोला गया? हमारे शरीर के अंदर जो है वो एक्चुअली एसिड का कितना पीएच होता है? तो हमारी शरीर का पीएच लगभग 7.0 to 7.8 होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो रेन वाटर होते हैं, जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा का, उसका पीएच कितना होगा? 5.6। वो एसिड रेन हो गई ना, क्योंकि 5 की रेंज में आ रही है तो एसिड हो गई ना। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? अच्छा, दूसरा ग्रह में अम्ल पदार्थ, शुक्र ग्रह, वीनस। आपसे पूछा जाता है कि हमारे यहाँ तो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर बोल रही हूँ, हमारे यहाँ तो जो है वो वायुमंडल में काफी सारी गैसेस हैं, लेकिन शुक्र ग्रह पर पता है किसके बादल हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के। सोचो अगर मनुष्य शुक्र ग्रह पर गए तो सरवाइव करेंगे? भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, आप वहां पे जीवन संभव ही नहीं मान सकते। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां के वायुमंडल के अंदर है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना? अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो सोचो कि क्या वहां पर जीवन संभव होगा? मैडम सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, पॉसिबिलिटी नहीं है, आदमी गल के ही निकलेगा। तो शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे बादलों में ही सल्फ्यूरिक एसिड है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहे हैं? वीनस की। 450 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन लाइक 200 भी नहीं है। तुम तो कतई दिल तोड़ के ही मानोगे, है ना? वैसे साइंस कहती है दिल टूटता नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हो रही है ना, उससे दिल पक्का टूट के ही मानेगा। अब चलिए, तो ये वाली चीज तो आपको समझ में आई। अभी मैंने क्या कहा? एसिड के अगेंस्ट जो काम करेगा उसको क्या कहेंगे? देखो,
एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला। एसिड आपके पेट में, अगर मैं एसिड के अगेंस्ट काम करूं तो उसको मैं बोलूंगी एंटी एसिड। एंटी एसिड को अगर मैं साथ में लिखूं तो इसका नाम बनता है एंटासिड। एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल। तो आपके पेट में जब बहुत सारा एसिड बन गया तो उसके अगेंस्ट आपने क्या पिया? मैडम हमने इनो पिया, बराबर। हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी आपने बताया था MgOH का होल ट्वाइस पिया, बरोबर। अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो हमने मीठा सोडा पिया, बरोबर। तो आप जब आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो आपने एसिड के अगेंस्ट काम करने के लिए काफ़ी सारे क्षार ट्राई किए। इनो क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार है, ये सब NaOH क्षार है। तो ये एंटासिड यानी एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले इन हिंदी वी से प्रति अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रति अम्ल कहलाते हैं। और कह दो कि बात समझ में आ गई। अमन, चांदनी, ईशु, है ना, आरजे, वैभव और जितने भी लोग हैं, कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। आपको क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई समझ में? एंटासिड की तरह बिहेव करता है। इनो एंटासिड की तरह बिहेव करता है। तुम लोगों के पास पहले एक पुदीन हरा करके एक गोली आया करती थी, वो भी एंटी एसिड यानी एंटासिड की तरह बिहेव करती है। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। कह दो फटाफट से कह दो, ऐसे शर्माते नहीं है, कह दो फटाफट से। अच्छा ठीक है, आपकी ओरल कैविटी, आपके मुंह के अंदर जो लार है उसका पीएच कितना है? 5.5 से, अच्छा मुंह के पीएच का मान 5.5 तक हो जाए, अगर उससे कम होगा तो दांतों का क्षय होने लगता है। तुम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, नहीं बरोबर हिंदी वर्ड्स नहीं है, बरोबर मैथमेटिक्स वर्ड है। चलो सुनो तो अब यार, शेयर करो ना, ऐसे नहीं होता ना। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? सच्ची सच्ची बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ऐसे रेगुलर पढ़ोगे ना बहुत आनंद आएगा, लेकिन जो बच्चे रेगुलर नहीं आते ना वो गलत बात है। अब मेरी बात तो सुनो तुम, है ना। हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, अब सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर बताओ एसिड है कि बेस है? आप जैसे ही पीते हो आपके दांत खराब होते हैं ना, उससे जितना एसिडिक चीजें पियोगे उससे एक्चुअली तुम्हारे दांतों पे असर पड़ेगा, तुम्हारी दांत की इनेमल पे इस असर जो है वो पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा, दांत के मुंह के दांत का पीएच जो है 5.5 से अगर कम हो गया तो आपका डिके होना शुरू हो जाता है। अब देखो दांतों की इनेमल किससे मिलकर बनी हुई है? आपने पढ़ा होगा कैल्शियम फॉस्फेट से, लेकिन आप अगर इनेमल के अंदर प्रॉपर केमिकल देखो तो कौन सा है? कैल्शियम हाइपोऑक्सी एपेटाइड। लिखो कैल्शियम हाइड्रोऑक्सी एपेटाइड, कैल्शियम हाइड्रोऑक्सी एपेटाइड, कैल्शियम हाइड्रोऑक्सी एपेटाइड। नई चीज पढ़ने मिली कि नहीं मिली? बताओ देखिए फटाफट से, नई चीज पढ़ने मिली कि नहीं मिली? कैल्शियम हाइपोऑक्सी एपेटाइट, है ना। इनेमल, इनेमल जो कि सबसे हार्ड है वो क्यों है? वो ये है ना, हमने कहा कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट है। चलिए ये क्या नहीं करता, ये शरीर का सबसे हार्ड होता है पार्ट, लेकिन फिर भी अगर आप भयंकर ही एसिड लाओगे तो बेचारा ये भी क्या करेगा, ये भी टूटेगा फूटेगा ही, है ना। इसीलिए तो आजकल जब अस्थि विसर्जन करते हैं तो दांत वैसे ही गल जाते हैं, क्योंकि इनेमल आपकी जन्म से पहले मतलब मृत्यु से पहले ही हट चुकी होती है। अनुराग कॉपी पेस्ट नहीं करना है बेटा, और सेशन लाइक करो सारे के सारे। अब बात करते हैं कि भैया न्यूट्रलाइजर क्या होता है, प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प क्या क्या हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं बहुत बार अपनी क्लास के क्वेश्चंस में पढ़ाती हूँ कि भाई चींटी को उस जमाने में फॉर्मिका कहते थे। चींटी को अगर फॉर्मिका कहते थे तो चींटी के अंदर जो एसिड निकला उसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, मेथेनोइक। मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया है कि जहां पर ओइक आता है, जहां पर ओइक आता है उसके पीछे COOH लगता है ना, तो आप इसे कह सकते हैं CH। क्या होगा बताओ देखिए मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, या फिर आप CH, फिर गजनी बन गई ना मैं, HCHO, है ना। चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसे हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। अब देखो मेथेनोइक एसिड कहाँ पर है, आपको ये पढ़ाया था कि हनी बी जो होता है आप लोगों का, हनी बी, है ना, हनी बी यानी कि मधुमक्खी के अंदर भी आपका यही मेथेनोइक एसिड है। इसके अलावा नेटल प्लांट यानी कि बिच्छू बेल करके कुछ तो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बिच्छू बेल करके कुछ तो कहते हैं, है ना।
HCOOH, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, HCOOH है ना, CH3COOH एथेनोइक हो जाएगा, 2 कार्बन हो गए ना सभी, वो एथेनोइक हो जाएगा, ये वाली चीज भी ध्यान रखना। तो हमने कहा मेथेनोइक एसिड होता है ना। अब देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, नेटल प्लांट जो होता है ना आपका, नेटल प्लांट, उसके अंदर भी आपका यही मेथेनोइक एसिड जो है वो होता है। और जैसे ही नेटल प्लांट तुम्हें लगेगा तो तुम्हें दर्द होने लगेगा, है ना, इस तरीके से। अच्छा, कौन कौन से के अंदर, किस किस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपको ये तो पता ही होगा, ये चल गया हो तो इसको भी पढ़िए। ये देखो इसका कर्सर घूमता ही रहता है हमेशा, काम की चीज नहीं है। चलो सही तो हुआ, फिर घूम रहा है। चलिए हम बात करते हैं विनेगर। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। विनेगर के अंदर क्या होता है, CH3COOH, ये है क्या आपका एसिटिक एसिड, है ना। विनेगर के अंदर ये होता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी का सोर्स होता है ना। इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड के अंदर अगर तुमने मीठा सोडा डाल दिया, टार्टरिक एसिड के अंदर अगर तुमने बेकिंग सोडा डाल दिया, तो टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा मिलकर ना बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है ना। और इसके अलावा दही के अंदर लैक्टिक एसिड होगा। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते आ रहे हो। दही के अंदर आपका कौन सा एसिड होता है भाई, लैक्टिक एसिड होता है, यस या नो। और बच्चे सेशन शेयर नहीं करनोगे क्या, है। लेमन के अंदर भी सिट्रिक, मधुमक्खी के डंक के अंदर मेथेनोइक एसिड, और नेटल प्लांट के अंदर भी मेथेनोइक एसिड होता है। और कह दो कि बात समझ में आ गई, ठीक है ना। बताओ बताओ, बोलो, देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताइए। क्लियर है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने द कैप्सूल शो देखा हुआ है मेरा, कितने लोग द कैप्सूल शो के बारे में जानते हैं। आप में से कितने लोग द कैप्सूल शो के बारे में जानते हैं, बताओ। अब बात करते हैं, अभी तक हमने अम्ल पढ़ा, अभी तक हमने क्षार पढ़ा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लवण के बारे में। आप मुझे बताओ कि साल्ट का पीएच कितना होता है, द पीएच ऑफ सॉल्ट। आप मुझे बताएंगे कि सॉल्ट यानी लवण का पीएच कितना होगा, बताओ बताओ कितना होगा। क्या हमें कैप्सूल शो को कंटिन्यू करना चाहिए क्या, बुक की क्या जरूरत है, इस क्लास की बुक की तो जरूरत ही नहीं है। क्या हमें इस कैप्सूल शो को कंटिन्यू करना चाहिए क्या, मैं भी आपको बताऊंगी कि ये कैप्सूल शो आपको कहाँ पर मिलता है ना। पर गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इन सेशंस को रेगुलर देखा करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारा जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तब तुम्हें बहुत काम करेगा, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें मजा आएगा। 25 क्वेश्चन है साइंस के, दुनिया देखती रह जाएगी, और ये आर्ट्स वाले बच्चे भी 25 में से 25 नंबर ले आएंगे। अब तुम्हें इन सेशंस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है क्या कि दीदी आपने इतना तो पढ़ाई दिया कि हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, और एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब तक तो हम न जाने क्या क्या पढ़ चुके होंगे। बोलो देखें, कल को आपसे कोई ऐसा पूछ ले, कल को आपसे ऐसा पूछ ले कि NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड क्या है। कल को तो कोई तुमसे ऐसे पूछ ले कि बताओ भैया सोडियम क्लोराइड जो है वो बेसिकली अम्ल है कि क्षार है, तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ना। आपको Na2CSO4 के बारे में पूछ ले तो ये सॉल्ट है, यानी कि ये आप लोगों का क्या है, ये आपके सॉल्ट का मतलब क्या हो गया भाई, लवण है। पोटेशियम नाइट्रेट पूछ ले, एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में पूछ ले, जिंक सल्फाइड के बारे में, कॉपर सल्फेट, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उदासीन है, ये आपके सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। अब आपकी बात करते हैं कहानी की कि भैया नमक की कहानी कहाँ से शुरू होती है। आप लोगों ने नमक का कुछ तो याद होगा, कुछ तो है कि साधारण नमक से रसायन। अच्छा, नमक की बात आई है तो कितने लोग जानते हैं सांभर लेक के बारे में। मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ जब सांभर लेक के बारे में बात आए, जब नमक के बारे में बात आए,
बहुत सारे लोग इस बारे में पता भी रखते होंगे। तो आओ देखते हैं कि नमक का जो है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ, नमक का निर्माण कैसे हुआ भाई। हमने लिया NaOH, है ना, और NaOH की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, HCl के साथ करवा दी। ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, एसिड है। और जैसे ही एसिड की बात हुई तो हमने क्या किया, ये Na जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ। ये हाइड्रोजन कहेगा मैं अकेला रह गया, ये दो OH कहेंगे मैं भी अकेला रह गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये H2O बना लेंगे। नमक की बात आती है तो डांडी यात्रा भी आपको याद आई होगी, है ना। तो भाई नमक जो है वो कुछ इस तरीके से बना, समझ आया, किस तरीके से। नमक के क्या होता है, नमक का पाउडर होता है, नमक का क्रिस्टल होता है ना, या फिर नमक क्या लिक्विड होता है, नमक का क्रिस्टल होता है। जैसे शुगर का क्रिस्टल होता है ना, वैसे ही नमक का भी क्रिस्टल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। और बहुत कम लोगों को पता है, पर मैं भी सांबर लेक से हूँ, मेरा होम टाउन ना सांबर लेक ही है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये वाली बात शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए मैं खुश हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले तो तुम लोग मुझे फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से बताइए। नवाब साहब जी, क्या नहीं पढ़ा रही हूँ, इतना अच्छे से कोशिश कर रही हूँ सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करने की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ बताओ बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। ये लो NaCl बोल रहे हैं, गई भैंस इनकी तो पानी में। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है, बेस वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कि रिएक्शन कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम वो देखते हैं। देखो देखो, वो बहुत बेसिक बात है। देखो मेरी बात सुनो, हमने अभी नमक कैसे बनाया था, NaCl की रिएक्शन NaOH की रिएक्शन हमने H2O के साथ करवाई। देखो सुनना, मेरी बात सुनने की कोशिश करना। इसकी रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करवाई तो हमें पता लगा कि भाई NaCl बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस NaCl को लेंगे, नमक को ले लिया नमक को। ठीक है, अब इस नमक की अभिक्रिया हमने जल के साथ करवाई। अब देखो क्या होगा, देखो सुनना और समझने की कोशिश करना। नमक को अगर तोड़ोगे तो नमक किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा। और इसकी जब मैंने पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो ये H+ और OH- में टूटेगा। तो ये Na का दिल जो है वो किस पर आएगा इस बार, माइनस वाले OH पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, और बचा हुआ ये H और ये Cl आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl। तो कोई तुमसे पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाएं, NaOH का फॉर्मूला, NaOH कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि NaOH बनाने के लिए आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, NaCl की पानी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, NaCl की पानी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, NaCl की पानी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बोलो फटाफट से, यस या नो। कोई बात नहीं, कुछ लोग आते ही हैं क्लास को खत्म करने, परेशान करने, पर वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप अगर आज समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो कल समय तुमको ऐसी लात देगा ना जीवन में कि पूछो मत, है ना। ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, चलो जी चलो, अब अगली बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में। अच्छा, आप लोगों ने कभी विरंजक चूर्ण सुना है क्या कभी, सच्ची सच्ची बताना, कितने लोगों ने विरंजक चूर्ण सुना है। अगर विरंजक चूर्ण नहीं सुना तो तुम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर तो सुना ही होगा। ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। याद करो मेरे साथ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, है ना।
मिस्टर व्लॉगर, द बेस्ट वे टू लर्न साइंस, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको साइंस पढ़ने से रोक दे। कैल्शियम क्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आपसे पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो ये भी आपसे रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, है ना, इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवा देंगे तो ये CaO जो है इस Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये CaO अगर इस Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बन गया ना ब्लीचिंग पाउडर। बच क्या गया, हाइड्रोजन बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया, तो इन्होंने H2O बना लिया। तो आपसे पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने पर कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो किसी भी कपड़ों को कलरलेस करने, है ना, इन सब को कलरलेस करने के लिए हम लोग जो है वो इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से, अच्छा इसका यूज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कभी भी लॉन्ड्री वगैरह के अंदर हम कपड़े जो है वो बेसिकली धोने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात तो सुनो तुम लोग। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, अब तुम लोग बताओगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा, खाने का सोडा, है ना, ये सब नामों से भी जाना जाता है। NaHCO3, NaH, हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा उमा, है ना। और NaHCO3 क्या है, आपका मीठा सोडा है ना। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इनके रिएक्शंस तो तुमको आती है, तो इस तरीके से कपड़े धोने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Na2CO3.10H2, ये तो मैंने पढ़ा रखा है तुमको और तुम्हें ये याद भी होगा। तो बस इस तरीके से हम लोग हमारे सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बता चुकी हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाया रखा है मैंने, CaSO4.12H2O। याद करो किससे मिलकर बनता है, जिप्सम से मिलकर बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O से अगर 1.5 मॉलिक्यूल पानी का निकाल लोगे तो फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और इसमें 1.5 मॉलिक्यूल जोड़ दोगे तो वापस से जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, ये बची हुई चीज मैं कल पढ़ा दूंगी,